जो आप देख रहे हैं ये तब की है जब लाल किले की प्राचीर से पंडित नेहरू ने झंडा फहराया था। एक सवाल आपके जहन में हमेशा आया होगा कि आखिर लाल किले से ही झंडा क्यों फहराते? कभी सोचा है आपने लाल किले से ही झंडा क्यों फहराते? किसी और जगह से झंडा क्यों नहीं फहराते? इसके पीछे वजह क्या है आपको बताता हूं। दरअसल लाल किले पर तिरंगा हमेशा फहराया जाता है। देश के प्रधानमंत्री यहां तिरंगा फहराते हैं। पीएम मोदी ने 10वें साल में यहां तिरंगा फहराया। लाल किले पर तिरंगे की परंपरा पंडित नेहरू ने डाली। पहली बार यहां 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया। इसके बाद हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाने लगा। तब से अब तक यहां झंडा फहराने की परंपरा बन गई। देश के नाम संबोधन की परंपरा भी नेहरू जी ने डाली थी कि झंडा फहराएंगे, उसके बाद पीएम संबोधित करेंगे देश को। सवाल यह है कि लाल किले को ही क्यों चुना गया? तो पहली वजह है, दरअसल लाल किला राजनीति का केंद्र था और मुगल काल से ब्रिटिश काल तक चर्चा में रहा लाल किला, इसलिए इसे सत्ता के केंद्र के रूप में देखा गया। यही वजह है कि यहां झंडा फहराने की परंपरा पड़ गई। दूसरी वजह, लाल किले पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था। यानी ये जो देख रहे हैं यहां पहले ब्रिटिश झंडा होता था अंग्रेजों के जमाने में। देश आजाद हो गया, आजादी के वक्त क्या हुआ, यहां से ब्रिटिश झंडा उतारा गया। जब झंडा उतारा गया तो भारत की आजादी के प्रतीक के तौर पर था कि ब्रिटिश झंडा उतार दिया जाए, इसलिए यहां उसके बाद तिरंगा फहराया गया। तब से एक परंपरा पड़ गई। तीसरी वजह, लाल किला दिल्ली की सबसे मजबूत इमारत है जो ऐतिहासिक भी है और सम्मान का प्रतीक भी है। लाल किला देश की अस्मिता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए भी यहां तिरंगा फहराने की परंपरा की नींव पड़ी। चौथी वजह, मुगल काल में दिल्ली जो था यह देश की राजधानी था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे राजधानी बनाया। दिल्ली में शाहजहां ने ही लाल किले का निर्माण भी कराया और इस वजह से भी लाल किला ध्वजारोहण का केंद्र बन गया। यह थी वजह जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जरा सुनिए देश के लोग आज आजादी दिवस के मौके पर क्या कह रहे हैं। भारत बहुत बदल चुका है। नया नौजवान नशा मुक्त पंजाब हिंदुस्तान बनाने के ऊपर पूरा योगदान दिया जा रहा है। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हम युवा इतना आगे लेके जाएंगे इस देश को कि ये देश याद करेगा हमारे साथ। हमारा योजन सारा साथ हमारे साथ है। तो जब हम सुबह साइकिल से निकलते हैं, देशभक्ति के साथ आते हैं और यहाँ नमन करते हैं शहीदों को और हमें आगे बढ़ने का वो मार्ग दिखता है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक ही बात कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत खुश हूँ ये सब देख के, इतना जोश देख के, और हम सब यहाँ पे शहीदों को प्रणाम करने आए जिनके कारण हम आज ये दिन मना सकते हैं। मैं अपने हर घर तिरंगा मनाऊंगा और अपने देशवासियों को ऐलान करूंगा कि हमें अपनी आजादी मिली है और हमें इसका खुशी मनानी चाहिए। जय भारत माता की। अब शुरू में मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त के दिन जवाहरलाल नेहरू ने झंडा क्यों नहीं फहराया। आखिर 16 अगस्त को क्यों फहराया, ये सोचा आपने? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी का यह दिन भारत के लिए अशुभ कहा गया था। ज्योतिषियों ने उस वक्त कहा कि 15 अगस्त का दिन अशुभ है और यही वजह है कि जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को शपथ ली। जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा भी अकेले फहराया था। फ्रीडम एट मिडनाइट जो बुक है उसमें जिक्र है। फ्रीडम एट मिडनाइट को लैरी कॉलिंस ने लिखा है। कॉलिंस लिखते हैं इस किताब में कि 14 अगस्त को देश भर से अंग्रेजी झंडा उतारा जा रहा था। नई दिल्ली के यॉर्क रोड बंगला नंबर 17 पर भीड़ जुट रही थी। तब यह बंगला भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। एक तरफ देश में आजादी के जश्न की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ अशुभ की आशंका से लोग चिंतित थे कि 15 अगस्त का दिन तो अशुभ है। पंडित नेहरू के मन में भी तमाम आशंकाएं थी उस वक्त, जबकि पंडित नेहरू को तर्कवादी माना जाता था। आजादी से ठीक पहले उन्होंने पीतांबर पहना, उनके माथे पर भभूत का लेप लगा दिया गया। यह सब ज्योतिषियों के कहने पर किया गया। पंडित नेहरू की मर्जी से यह सब चलता रहा क्योंकि उनके मन में भी तमाम आशंकाएं थी। इस दौरान वो अपने भाषण की तैयारी भी करते रहे। रात 11:35 पर संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे, लेकिन तब नेहरू के माथे पर कोई भभूत नहीं था, ना ही उन्होंने कोई पीला वस्त्र धारण कर रखा था। लेकिन आजादी के इस मौके पर उनके चेहरे बुझे हुए थे। क्यों? क्योंकि रात ठीक 12 बजे उन्होंने आजादी का शंखनाद तो किया, कहा आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। आज जब दुनिया सो रही होगी भारत जागेगा और जागते ही आजाद हो जाएगा। इस ऐलान के साथ ही भारत आजाद हो गया। आधी रात को यह ऐलान ज्योतिषियों की वजह से हुआ। ज्योतिषियों की बात पर उन्हें भरोसा कई वजहों से था। इनमें सबसे अहम था कि लाहौर में हिंसा की घटनाएं हो गई। 15 अगस्त से ठीक पहले उनके पास एक फोन आया। यह फोन पाकिस्तान के लाहौर से आया था, जहां जबरदस्त हिंसा हो रही थी। हिंदू निशाने पर थे। इस घटना से पंडित जवाहरलाल नेहरू बेहद दुखी थे। इस घटना ने उन्हें ज्योतिषियों की बात पर भरोसा और बढ़ा दिया कि वाकई क्या 15 अगस्त अशुभ है, तभी यह मारकाट मची। यही वजह है कि 14 अगस्त की रात को आजादी का ऐलान हुआ और 16 अगस्त को तिरंगा फहराया गया। सुनिए पीएम मोदी को जो बता रहे हैं कि भारत ने 1000 साल की गुलामी झेली और आज जो कुछ हो रहा है ये 1000 साल आगे की तैयारी। 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और यह कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे। अब आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। भारत जब आजाद हुआ तो पूरा भारत
था नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों और रियासतों में बटा हुआ था। इन सब को जोड़ना, पिरोना और हिंदुस्तान बनाना सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल के पास थी। भारत आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ब्रिटिश शासन को खत्म कर भारत आजाद हुआ था। ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक शासन किया, 200 साल। आजादी के वक्त भारत 500 से ज्यादा रियासतों में बटा था। यानी ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, ये 500 टुकड़ों में था, 500 पीसेस। देश के सामने इन्हें भारत में विलय कराने की बड़ी चुनौती थी कि भारत कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, सबको जोड़ना है। इनमें से ज्यादातर रियासतों ने भारत में विलय कर लिया था। 5 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इससे इनकार कर दिया था। पहली देखिए कौन, सबसे पहली रियासत थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद तैयार नहीं था भारत के साथ आने को। हैदराबाद सबसे अमीर रियासतों में से था। उसका मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन था। हैदराबाद के जो निजाम थे, इसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे कि ठीक है, बाकी भारत बनाओ, हम हैदराबाद स्वतंत्र रहेंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, इस आग को हवा दे रहे थे। वो चाहते थे कि हैदराबाद हिंदुस्तान से अलग हो जाए। उस वक्त सरदार पटेल देश के गृहमंत्री थे। उन्होंने 13 सितंबर 1948 को यहां सेना भेजी। सेना ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया। 4 दिन में निजाम मीर कासिम ने यहां हथियार डाल दिए। इस तरह हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। अगला ये दूसरा, जूनागढ़ रियासत। यह भी अलग था, यह भी आने को तैयार नहीं। कठियावाड़ राज्यों में जूनागढ़ प्रमुख रियासत थी। जूनागढ़ के नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी, और उन्होंने जूनागढ़ के विलय से इनकार कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे भारत में। महाबत खान की बगावत को भी जिन्ना हवा दे रहे थे, जिसके बाद हिंदुस्तान सरकार ने सख्ती दिखाई। सख्ती के बाद महाबत खान पाकिस्तान भाग गए खुद। भारत ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह का फैसला किया। 91% लोगों ने भारत में विलय का समर्थन किया। इस तरह जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। एक और देखिए, भोपाल की रियासत। यहां के नवाब थे हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह ने भी विलय से इनकार कर दिया था, हम भी भारत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी करीबी मुस्लिम लीग के साथ थी। हमीदुल्लाह हिंदुस्तानी झंडा भी नहीं फहराते थे। हमीदुल्लाह भोपाल का पाकिस्तान में विलय चाहते थे। सोचिए, अगर ये भोपाल पाकिस्तान के साथ होता तो कैसे पाकिस्तान भोपाल में आता। लेकिन भोपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां की जनता भी हमीदुल्लाह के खिलाफ थी। भोपाल की सख्ती के बाद भोपाल भारत का हिस्सा बना। चौथा देखिए, त्रावणकोर रियासत। ये देख रहे हैं, सबसे किनारे आप जो देख रहे हैं, समुद्र से जुड़ा हुआ। सबसे पहले त्रावणकोर ने विलय से इनकार कर दिया। तब त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी थे। उन्हें जिन्ना ने भारत के खिलाफ भड़काया। रामास्वामी की नजदीकी अंग्रेजों से भी थी, लेकिन उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। कहा जाता है कि उन पर जानलेवा हमला भी हुए, जिसके बाद वो भारत में विलय को मजबूर हो गए। 5वीं रियासत, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत के राजा हिंदू थे। वहां हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा थी। बावजूद इसके वो चाहते थे पाकिस्तान में विलय होना, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से लालच दिया गया था। राजा हनवंत को कराची बंदरगाह का लालच दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह बात पता चली, तो उन्होंने हनवंत को बड़ा लालच दिया, जिसके बाद जोधपुर का विलय भारत में हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि भारत का एक स्वरूप बनाना, एक सूत्र में पिरोना, यह अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत बड़ा काम था, जिसे सरदार पटेल ने किया। सुनिए देश के लोग क्या कह रहे हैं। शान तिरंगा, जान तिरंगा, मेरी हर पहचान तिरंगा, नभ का कण कण बोल उठा है, ये मेरा अभिमान तिरंगा। इसकी खातिर लाख बार भी जन्म लेना हो ले लूंगा, आंच ना आने पाए इस पर आखिरी सांस भी दे दूंगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम ही कहो। बहरहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें।